गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल पढ़ा था लैक ओपेरान की कार्यविधि के बारे में, और लैक ओपेरान में हमने बताया था कंट्रोल जीन और रेगुलेटर जीन को सम्मिलित रूप से ओपेरान कहते हैं, और कंट्रोल जीन में रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन को हम लैक ओपेरान कहा जाता है। यानी ओपेरान एक ऐसा सिस्टम है जिनके नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है, या कह सकते हैं उसका नियमन होता है। कल हमने याद हो तो बताया था कि जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। वो रिप्रेसर प्रोटीन हमने बताया था ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी बंद होती है। जो तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटिलेज और परमीएज, जो तीनों एंजाइम थे, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। तो और जब लैक्टोज उपस्थित हो जाता है तो लैक्टोज उपस्थित होने पर क्या होता है काम, तो हमने बताया था लैक्टोज की उपस्थिति में सबसे पहले वही लैक्टोज उस रिप्रेसर से बंध जाता था, और रिप्रेसर से बंध करके उस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता था। यानी तब वो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाता था, किससे? ऑपरेटर जीन से। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बाइंड नहीं हो पाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है। यानी उसमें लैक्टोज ने क्या किया? प्रेरणा दिया कि तुम ट्रांसक्रिप्शन करो, तुम एंजाइम बनाओ। तो उस प्रकार के ओपेरान को हम प्रेरणीय ओपेरान कहते हैं, या इंड्यूसिबल ओपेरान कहते हैं, कि जिसमें कोई उत्पाद या मेटाबोलाइट वो क्या करता है? प्रेरणा देता है। वही मेटाबोलाइट की उपस्थिति ही ये प्रेरणा देती है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलती रहे, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और जो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम है उसका निर्माण होता रहे। लेकिन एक दूसरा ओपेरान का प्रकार है रिप्रेसिबल ओपेरान, यानी दमनक ओपेरान। जब वही पदार्थ, जैसे जब लैक्टोज ही खुद ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बंद कर दे। अभी इसके पहले वाले में क्या हमने बताया था? लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का प्रारंभ करता था, वो रिप्रेसर से बंध जाता था, और जिससे एक्टिव रिप्रेसर जो कॉम्प्लेक्स था वो इनएक्टिव हो जाता था और बाइंड नहीं हो पाता था ऑपरेटर जीन से, और तीनों एंजाइम का लगातार निर्माण होता रहता था। लेकिन रिप्रेसर में क्या होगा कि वही जो पदार्थ है या अणु है, वही उसी अणु की उपस्थिति ही ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया नहीं होने देती। इसका मतलब वो रिप्रेसिबल ओपेरान है, वो रिप्रेस कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है। जहां पर लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बढ़ा रहा था, वहां पर जो पदार्थ है, मेन पदार्थ है, वो बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है। और उस ओपेरान में हम उसको नाम दिया गया है ट्रिप्टोफैन ओपेरान। जैसे उसको लैक ओपेरान नाम दिया जाता था, उसी प्रकार इसको ट्रिप्टोफैन ओपेरान नाम दिया गया है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल होता है। ये जो अमीनो अम्ल होता है ये हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होता है। हमारे सोने में ये हेल्प करता है, सीरोटोनिन बनाता है और नियासिन नामक विटामिन का निर्माण करता है, जिसमें आयरन की उत्पादकता को बढ़ाता है, यानी ब्लड जो है उसकी मात्रा को ये बढ़ाने में काम करता है। यानी ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है हमारी बॉडी के निर्माण के लिए। यानी आप पढ़े होंगे कि एक जो है नॉन इसेंशियल, एक इसेंशियल अमीनो अम्ल होता है। नॉन इसेंशियल में जो हमें बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी खुद ही उसको बना लेती है। तो जब खुद ही बना लेती है तो वही उसी बनाने के काम में एक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन बनाना। यानी ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में बनता है, और उसके बनने में 5 एंजाइम भाग लेते हैं। डीएनए में हमने बताया था ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन, और उसमें स्ट्रक्चरल जीन कितना था? अगर याद हो लैक ओपेरान में, तो लैक ओपेरान में स्ट्रक्चरल जीन की संख्या केवल 3 थी, YZYA। इसमें भी स्ट्रक्चरल जीन की संख्या 5 है, जिसको नाम दिया गया है ट्रिप्टोफैन A, ट्रिप्टोफैन B, ट्रिप्टोफैन C, ट्रिप्टोफैन D, ट्रिप्टोफैन E। उधर से चलेगा। स्ट्रक्चरल जीन ये हो गए। ये कितने एंजाइम बनाएंगे? 5 एंजाइम, यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होगा, और इससे 1 एंजाइम, इससे 2 एंजाइम, इससे 3 एंजाइम, इससे 4 एंजाइम, इससे 5 एंजाइम, और पांचों एंजाइम हेल्प करते हैं क्या निर्माण करने में? ट्रिप्टोफैन
ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड के निर्माण में भाग लेते हैं। अब पहले केस, और सबका काम जान रहे हो, रेगुलेटर जीन का काम कल हमने बताया था, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। प्रोमोटर जीन का काम, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, ये आगे बढ़ेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन या एमआरएनए का निर्माण होगा। ऑपरेटर जीन जो है निर्धारित करता है प्रोटीन संश्लेषण होना है कि नहीं होना है। पहली कंडीशन, ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति में, यानी जब ट्रिप्टोफैन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। अब ध्यान दो, जब ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित है, हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन जब नहीं होगा तो काम क्या होगा, रेगुलेटर जीन एक एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए एक एपोरिप्रेसर बनाएगा, और ये एपोरिप्रेसर खुद जा करके ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं होगा। यानी जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है इसको एपोरिप्रेसर कहते हैं, और ये एपोरिप्रेसर जो होता है, ये जो एमआरएनए की प्रक्रिया है ये निर्बाध रूप से चलने देता है। कब चलने देता है, जो इसलिए इसको रिप्रेसर ना कह करके एपोरिप्रेसर कहा गया, कि सहदमनक इसको हिंदी में कहते हैं, कि जब पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तो क्या होता है, जो एपोरिप्रेसर होता है वो यहीं पर केवल ऐसे पड़ा रहता है, ये किसी से बंधता नहीं है, और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया निर्बाध रूप से चलती रहती है, और ट्रिप्टोफैन, इन पांचों एंजाइम का निर्माण होता रहता है, ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता रहता है। लेकिन ध्यान दो, ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में, ट्रिप्टोफैन जब उपस्थित होता है तो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो एपोरिप्रेसर होता है ये तुरंत उसी ट्रिप्टोफैन से बंध करके, चूंकि उपस्थित है तो एपोरिप्रेसर ट्रिप्टोफैन से बंध करके एक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब एक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ये जा करके ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाता है। जब ये ऑपरेटर जीन से ऐसे बाइंड हो जाएगा तो इसमें प्रक्रिया क्या होगी, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर जीन से जुड़ा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो इन पांचों एंजाइम, ट्रिप्टोफैन के निर्माण के लिए इन पांचों एंजाइम का निर्माण जो हो रहा था वो निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, वो बंद हो जाएगी। यही है ट्रिप्टोफैन की ऑपरेटर की प्रक्रिया, इसको कहते हैं। जब ट्रिप्टोफैन की उपस्थित होती है, जब ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थित होती है। तो ये उदाहरण किसका है, रिप्रेसिबल ओपेरान का या दमनक ओपेरान का। यानी जब ओपेरान, यानी जब मुख्य अणु या जब जो उत्पाद होता है जिसको बनाना होता है वही जब जो है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को रोक देता है तो उसको रिप्रेसिबल ओपेरान कहा जाता है, दमनक ओपेरान कहा जाता है। और जब जो उत्पाद जिसका विखंडन करना होता है, जब वही उत्पाद प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को बढ़ा देता है तब उसको इंड्यूसिबल या प्रेरणीय ओपेरान कहा जाता है। यानी दो प्रकार के ओपेरान होते हैं, एक प्रेरणीय ओपेरान और एक दमनक ओपेरान। एक बार फिर सुन लो, ट्रिप्टोफैन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थित है इसका मतलब एपोरिप्रेसर बनेगा। एपोरिप्रेसर बिना ट्रिप्टोफैन के यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता है। तो चूंकि ट्रिप्टोफैन है नहीं, तो ट्रिप्टोफैन है नहीं तो इसका मतलब ये बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, पांचों प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता जाएगा और ट्रिप्टोफैन बनता जाएगा। जैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रिप्टोफैन बना, वो ट्रिप्टोफैन तुरंत क्या करेगा, एपोरिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होकर के एक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक्टिव रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स तुरंत ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा और बाइंड होकर के आरएनए पॉलीमरेज जो आगे बढ़ करके नए एमआरएनए और पांचों एंजाइम का निर्माण कर रहा था वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यही जो प्रक्रिया है ये है ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल की प्रक्रिया। कल हमने बताया था लैक ओपेरान मॉडल की प्रक्रिया, आज हमने बताया ट्रिप्टोफैन ओपेरान मॉडल की प्रक्रिया। कल भी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु ई कोलाई में चल रही थी, आज भी ये प्रक्रिया ट्रिप्टोफैन की ई कोलाई और जीवाणु की कोशिका में चल रही है। अब कल हम बताएंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे जीन का नियमन होता है, कैसे रेगुलेशन होता है।